हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका एएमयू 9th एंट्रेंस, जामिया 9th एंट्रेंस, बीएचयू, जेएनवी एंड सैनिक स्कूल के 9th एंट्रेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी बुक का 1 बाय 1 पेज एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखनी है। साथ में आप चाहें तो पेंसिल या हाइलाइटर ले सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों को मार्क करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये साइंस की उस ब्रांच में आता है जिसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। तो यहाँ से एग्रीकल्चर वर्ड आया है। सबसे पहले टॉपिक रहने वाला है हमारा क्रॉप क्या होती है। क्रॉप का मतलब होता है जहाँ पर सेम काइंड के प्लांट्स एक प्लेस पर लार्ज स्केल पर, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक प्लेस पर अगर हम एक ही टाइप के क्रॉप को, एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, then it is called a crop। Now we will discuss about types of crops। क्रॉप्स दो तरीके की दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं, यानी कि जून से सितंबर के बीच में। इसके एग्जाम्पल मार्क कर लेना, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, या फिर खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन। टाइम दे रखा होगा यहाँ से वहां तक। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड, राबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में। इनके जो एग्जाम्पल होने वाले हैं वो हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। अब बीच में कुछ पल्सेस और वेजिटेबल्स को भी ग्रो कर लिया जाता है, नाइदर इन रेनी सीजन नॉर इन विंटर बट इन मिड ऑफ दी। तो उन क्रॉप्स को बोलते हैं हम जायद क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स? जायद क्रॉप। उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, बिटर कार्ड, शुगर केन, ग्राउंडनट, पल्सेस। जो जायद क्रॉप होती हैं उनको हम गैप फिलर क्रॉप्स भी कहते थे, क्योंकि वो उनके बीच को गैप को फिल करती हैं। नाउ अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए। द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब टोटल जो है प्रोसेसेस वो है 7। उनका ऑर्डर आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। पूछ लेगा क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, देन हम सीड को बोते हैं यानी सोइंग होता है, देन उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, इरिगेशन पानी लगाना होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड से प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्टिंग करनी होती है, देन स्टोरेज। टोटल 7 प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए की जाती हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क रहता है वो होता है सॉइल को टर्न कराना और लूज कराना। ये किस की हेल्प से किया जाता है और क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात, इस वजह से किया जाता है जिससे कि जो भी रूट्स उसके अंदर हैं वो सॉइल में से निकल के बाहर आ जाएं, और जो सॉइल होती है लूज, वो अपकमिंग रूट्स को ब्रीथिंग में हेल्प करने देती है। जो प्रोसेस होती है सॉइल को लूज करने की, उसे बोलते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल, इज नोन एज टिलिंग और पिलोइंग। इसमें एक वर्ड दिया है कि जो अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स होते हैं वो एनिमल्स फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दे हेल्प टू लूजन द सॉइल एंड एडिंग ह्यूमस टू इट। आपके बुक में डायरेक्टली पूछा गया है कई बार कि
अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स आर हेल्पफुल फॉर, आंसर आएगा लूजनिंग ऑफ द सॉइल एंड एडिंग ऑफ ह्यूमस। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ देम इज फार्मर्स फ्रेंड, आंसर होगा अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। वहीं पर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, किसकी हेल्प से की जाती है ये, पिलो। जैसे कि आपको दिख रहा है दो बैल हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है आपको, तो ये एक क्या है, पिलो। इसमें जो साफ्ट या फिर जो रॉड सी लग रही है लकड़ी की उसे बीम बोलते हैं, और जो ये वाली जो दिख रही है उसे हम बोलते हैं पिलो साफ्ट, और ये नीचे का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पिलो शेयर। ये किसकी हेल्प से की जाती है, दो बैल। अब इसमें दे रखा है जब हम किसी भी सॉइल को पिलो करते हैं तो उसमें कुछ बड़े बड़े मिट्टी के ढेर निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्रम्स। क्रम्स को हमें तोड़ना होता है किसकी हेल्प से, लेवलिंग प्रोसेस। इसमें एक इस्तेमाल की जाने वाली जो प्लैंक होती है लकड़ी की उसे बोलते हैं लेवलर। वो हेल्प करती है बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़ों को तोड़ने के लिए। और कभी कभार हम मैन्योर भी ऐड कर देते हैं सॉइल में बिफोर टिलिंग, जिससे कि जो सॉइल है उसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हो जाए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है वो टूल्स जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। उसके तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, द पिलो, होए एंड कल्टीवेटर। पिलो का मतलब हल, होए का मतलब खुरपा, कल्टीवेटर जो रिसेंट में मशीन चल रही है। पिलो की बात करूं मैं तो आपको अभी बता ही चुका हूँ, ये रहा पिलो। आपको ये बोले दो बैल लेने होते हैं, एक इंसान इसे चलाता है और इसके अंदर ये पार्ट्स दे रखे होते हैं। होई क्या होता है, एक सिंपल टूल होता है, इसका जो मेन काम होता है वो खेत से बेकार बेकार जो घास होती है या फिर अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाना होता है। इसे हिंदी में बोल देते हैं गांव में नराई करना। नराई का मतलब होता है जो हमारी क्रॉप है उसके साथ में एक्स्ट्रा जो प्लांट्स उगाते हैं उनको हटा देना। नोट करते रहना आप लोग। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिख भी रहा है, होए ऐसा दे रखा है, जिसे फावड़ा भी बोल देते हैं कहीं हद तक हम। ये ट्रैक्टर है जिसको हम कल्टीवेटर कह रहे थे। कल्टीवेटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से आया है जिसमें हम अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। कल्टीवेटर क्या होता है, ट्रैक्टर की हेल्प से चलता है। इसमें प्लैंक लगे होते हैं आयरन के और उनसे वो मिट्टी को टर्न करते रहते हैं। नाउ इट्स टाइम टू सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इट इज सोइंग, यानी कि बीजों को डालना खेत में। हमने मिट्टी तो तैयार कर दी है, अब हमारा बारी है सॉइल के अंदर सीड्स डालना। सीड्स डालने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम सोइंग। अब हमें सोइंग करने से पहले एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि जो हम सीड्स डालने वाले हैं क्या वो हेल्दी हैं, क्या उनसे जो हमें यील्ड यानी कि जो आउटपुट मिलने वाला है वो अच्छा मिलेगा कि नहीं। ये चेक करने के लिए एक प्रोसेस है, वो है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। कैसे करें, तो इसका जो आंसर रहने वाला है, टेक सम वाटर इन अ बकेट। कोई एक बकेट लो, उस बकेट में सीड्स डाल दो। यहाँ तक पहले इसमें पानी पानी भर लो। अब इसमें हमने सीड्स डाले तो जो हैवी हैवी सीड होंगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वो इसके अंदर नीचे आके बैठ जाएंगे, और जो हल्के हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो हल्के क्यों हैं, क्योंकि अंदर से वो खोखले हैं और वो डैमेज्ड सीड्स हैं। इस तरीके से हम सीड्स का सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल टूल जिसकी हेल्प से हम सीड को खेतों में डालते हैं, वो है दो बैल को लेकर के एक फनल शेप में हम लेते हैं कीप, और उसमें नीचे लगाते हैं एक पाइप। अब इसमें डालेंगे हम सीड तो वो जमीन में सीड पहुंचता जाएगा। देखिए करंट में एक मशीन है उसका नाम है सीड ड्रिल, ये भी हेल्प करती है सीड को बोने में। अब इसका जो रोल है, क्या फायदे हैं इसके फायदे ये हैं, ये सीड को मिट्टी में अंदर तक पहुंचा के ढक देती है जिससे वर्ड्स नहीं खा पाते हैं उनको। अब बूझो पहेली आपस में बात करते हुए पूछ रहे हैं, मेरे पास में एक नर्सरी है
वहां पर मैंने पौधे रखे हुए देखे हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो बता रही हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये क्रॉप, जिनको हम सीड की हेल्प से नहीं, डायरेक्टली उनको प्लांट से ग्रो कराया जाता है, जैसे पैडी हो गया। अब हम अगर बात करें अगली प्रोसेस एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की, तो मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तुम्हें वो जान लेना है। तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक substance obtained from the decomposition of plants and animal waste। जो मैन्योर होता है वो नेचुरली हमको मिलता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट से। वहीं पर अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, यानी कि ये मैन मेड होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो ये रहता है कि फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है यूरिया, दूसरा है अमोनियम सल्फेट, और तीसरा है सुपर फॉस्फेट, चौथा है पोटास, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब यहीं पर एक बात आती है, क्या हम किसी भी जगह पर या लैंड पर कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो, बिकॉज हर एक चीज को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। जैसे हम लोग लगातार नहीं पढ़ सकते, हमको एक ब्रेक चाहिए होता है, इसी तरीके से सॉइल को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है एक अच्छी सी अपकमिंग क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कुछ टाइम के लिए हम खेत को खाली भी छोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं फैलोइंग द फील्ड। लेकिन एक मेथड और है, अगर हम चेंज करके क्रॉप करते रहें तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हम कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे मैंने अभी बताया था अर्थवॉर्म वाला केस, ऐसी एक बैक्टीरिया या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम, ये हेल्प करता है प्लांट्स को गैस प्रोड्यूस कराने में। कौन सी गैस? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। रहता कहाँ पर है ये? प्लांट्स के रूट्स में। ओके, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने को दे रखा है तुमको, 3 बीकर हैं, सीड्स लिए हैं और इसमें हमने मिट्टी भी डाल रखी है। एक में मैन्योर है, दूसरे में फर्टिलाइजर और तीसरे में कुछ नहीं। तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर, यहाँ मीडियम, यहाँ पर थोड़ी अच्छी, बिकॉज दे आर एडिंग फर्टिलाइजर। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच के डिफरेंस का। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है, फर्टिलाइजर मैन मेड होते हैं और मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं और मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्टिलाइजर ह्यूमस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है, मैन्योर सॉइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, मैन्योर उनके कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रिच होते हैं। मैन्योर के कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहली बात, इस सॉइल की क्वालिटी को ख़राब नहीं करती है। मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। इससे जो सॉइल है वो पोरस होती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसान हो जाता है और इससे नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स भी बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, वो है इरिगेशन। इरिगेशन के बारे में सबसे पहली बात, इरिगेशन होता क्या है? तो इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और इस सभी क्रॉप का अलग अलग होता है। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इरिगेशन के? इरिगेशन हम वेल्स यानी कुएं, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल से कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो दो तरीके के मेथड हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल का मतलब है जो पुराने चले आ रहे हैं। पुराने टोटल 4 तरीके हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। चारों में से कोई एक दे रखा होगा या फिर चारों में से 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है,
मोट यानी कि पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली और राहत, यानी कि ये 4 प्रोसेस हैं जो कि ट्रेडिशनल मानी जाती हैं इरिगेशन की। मोट में एक वेल होता है, कुआं, उसमें पुली की हेल्प से हम वाटर को खींचते हैं और प्लांट्स के अंदर डाल देते हैं। ऐसे चेन पंप में चेन बनी होती है जिससे अपने आप से पानी वहां से निकलता रहता है। वहीं बात करें ढेकली की, तो इसमें एक मतलब लकड़ी का तख्ता रख लिया जाता है और उसकी हेल्प से आप बाल्टी वगैरह उठाते हैं, नीचे डालते हैं और पानी आता है। और जो ढेकली या राहत है, राहत वाले में एक बेल बांधा जाता है, वो इसको रोटेट करता है, रोटेट करने से पानी यहाँ पर पहुँचता है, बाल्टी में पानी होकर के आ जाता है। Now it's time to talk about modern methods of irrigation. तो जो इरिगेशन की जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो टोटल हैं दो। पहली है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड वन इज ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर का मतलब होता है, इस सिस्टम को ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर मिट्टी ऊंची नीची होती है, यानी ज़मीन कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो इसमें पौधों तक पानी स्प्रिंकल कर दिया जाता है। पाइप्स के अंदर छेद हो जाते हैं और वो पर्टिकुलर प्लांट के पास में पहुंच जाता है। वहीं ड्रिप सिस्टम की बात करें, यहाँ पर हम पाइपलाइन डाली जाती है हर एक पर्टिकुलर प्लांट्स के बीच में, तो वहाँ पर हम एक ढक्कन देते हैं, वहीं से उसे खोल करके पानी प्लांट तक पहुंच जाता है। ये सबसे अच्छा मेथड है ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर पानी वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर ये वहाँ पर तो एक वरदान साबित होता है ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की कमी है। ये दोनों के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, यह है स्प्रिंकलर सिस्टम और यह है ड्रिप सिस्टम। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इन वीड्स क्या होते हैं और इनसे प्रोटेक्शन क्यों चाहिए होती है। तो वीड्स जो होते हैं वो होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल से मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से उग गए हैं, उन्हें बोलते हैं हम वीड्स। जैसे बथुआ, घास। तो जो प्रोसेस होती है सीड्स को रिमूव करने की, उसे बोलते हैं हम वीडिंग। और वीडिंग जो होती है वो किसकी हेल्प से की जाती है? खुरपी या होए। खुरपी जो है वो फालतू के जो पौधे उग जाते हैं उनको हटाने के काम आती है। अब सबसे पहली बात, मैंने कहा वीड्स। वीड्स का मतलब अनडिजायरेबल प्लांट्स। अब इनको हमें कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए केमिकल्स। उन केमिकल्स को बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड इज, आंसर आएगा 2,4D। डायरेक्ट पूछेगा 2,4D इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर आएगा वीडीसाइड्स। जैसे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए होता है इंसेक्टिसाइड, ऐसे वीड्स को कंट्रोल करने के लिए होता है वीडीसाइड्स। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं और क्या होती है हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग होता है जब हमारी क्रॉप अच्छे से पक जाती है, तो द कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने का जो मेन तरीका होता है वो होता है आइदर बाई सिकल यानी दरांती की हेल्प से, या फिर एक मशीन होती है इसे बोलते हैं हार्वेस्टर। किसी भी क्रॉप को पकने के लिए ज़्यादातर 3 से 4 महीने के आसपास ही लगते हैं। अब एक प्रोसेस आती है जिसमें हम, जैसे कि हमारी फसल पक गई है, अब फसल पकने के बाद उसे हम काटेंगे, काटने के बाद हम चाहेंगे उसमें से जो कचड़ा है या कबाड़ा है वो बाहर निकल जाए और जो दाने हैं वो इस साइड आ जाए। तो जो दाना होता है उसे हम सीरियल अनाज बोलते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं चाप, CHAFF, चाप। तो जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। अब एक ऐसी मशीन आई है जिसमें कटिंग करने का प्लस सेपरेट करने का दोनों चीज़ें हैं, उसे बोलते हैं हम कंबाइन मशीन। कौन सी मशीन? कंबाइन, जिससे फसल काटेगी भी और ये फसल को इकट्ठा करके निकाल के भी देगी। अब कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके खेत बहुत कम हैं, तो वो इतनी बड़ी मशीन को तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं अपने आप से फसल काटते हैं। काटने के बाद उसको एक मशीन होती है और उसकी हेल्प से दानों को अलग और भूसा या चारा जो बचता है उसको अलग करते हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है विनोइंग। जब हमारी फसल कटती है
तो अलग अलग स्टेट्स में फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, लावण्य, बिहू। जैसे अभी कल परसों में होली आने वाली है, तो होली आ रही है, गेहूं कटने वाले हैं इस वजह से। नाउ हमने क्रॉप को उगाने के लिए सॉइल प्रिपेयर की, देन वी मूव्ड टुवर्ड्स, हमने सीड्स डाले खेत में, फिर हमने इरिगेशन, देन हमने उनको वीड से प्रोटेक्ट किया, देन हमारा हार्वेस्टिंग। अब इट्स टाइम टू टॉक अबाउट स्टोरेज, हमें रखना कहाँ पर है। तो जब भी सीड्स या फिर हमारी जो क्रॉप कट के हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसे हमें सबसे पहले उसके दानों को अच्छे से सुखाया जाता है, जिससे उसके अंदर से मॉइस्चर कम हो जाए और उनके इंसेक्ट या पेट्स के द्वारा नुकसान पहुंचाने के चांसेस कम हो जाए। पहले जूट बैग्स यानी कि जो बोरे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था, या मेटेलिक बिन्स जिसे हम कुटिया बोलते हैं, कुटिया का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अनाज होता है तो लार्ज स्केल पर जब होते हैं तो हम सिलोज या फिर ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सिलोज। सिलोज होते हैं टैंक से, इनके अंदर ऊपर से प्लैंक रखे होते हैं, तो यहाँ से मॉइस्चर घुसती नहीं है और ये हेल्दी बने रहते हैं। ये है ग्रेनरीज, बोरे। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल वाला ये टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हमें फूड मिलते हैं, जैसे मिल्क मिलता है काउ से, बफेलो से, सी या गोट। तो इन जो हम ऐसे एनिमल्स को जिनसे हमें कुछ मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक तुम लोगों बहुत से लोग छोड़ देते हैं, पहेली को सीरियस लो। पहेली कह रही है जो फिश होती है वो गुड होती है हेल्थ के लिए। वो क्यों होती है? बिकॉज फिश से हमको मिलता है कॉड लीवर। कौन सा लीवर? कॉड लीवर। और जो कॉड लीवर होता है, वो कॉड लीवर ऑयल कौन सी विटामिन में रिच होता है? तो आंसर होगा यहाँ से तुम्हारा विटामिन डी। कौन सी विटामिन? विटामिन डी। अब एक्स्ट्रा कुछ तो क्वेश्चन थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब क्या है? ये अलग अलग ब्रांचेस हैं या फिर स्टडी हैं। तो जब रियरिंग ऑफ सिल्क होता है वो सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ फिशेज वो होता है पिसीकल्चर, एपीकल्चर होता है हनीबीज का, और वहीं विटीकल्चर होता है ग्रेप्स का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।